इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मेरा नाम काशिफ शफीक है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ हेड ऑफ आईसीसीआई। मेरा नाम फैसल। और जी, आप प्लीज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जुहेब सुफियान है। मैं सप्लाई चेन देखता हूँ एग्रोपॉलीमर के में। सॉरी एवरीवन, मेरा नाम फहद नसीर है। मैं बैंकर्स क्लब में सप्लाई चेन का डिपार्टमेंट रन कर रहा हूँ। मेरा नाम शहजाद इलियास है। मैं बेसिकली अल्फला के लिए बैंक अल्फला के लिए कंट्री वाइड एंड ग्लोबली मैं ट्रांजैक्शन बैंकिंग देखता मोहम्मद सलीम है और मैं एसएपी की जो सप्लाई चेन साइड है उसको हेड करता हूँ फ्रीलैंड कैंपीना में। Bakar Arif from OCCI, looking after ITC committee and other committees as well. Assalamu alaikum ji, Haseeb Hashmi. I'm Group Director Corporate South. I'm looking after Sindh and Bluistan complete digitization from the PTC. सबाहत अशरफ, सीनियर मैनेजर बिजनेस सोल्यूशन, जो पीटीसीएल का जो हमारा कॉर्पोरेट का है सिंध और बलूचिस्तान के लिए, उसे हम देखते हैं। जी, please online participate. Sir, आप you are the speaker. Please. मेरा नाम फैसल अमीर है। मैं पाकर अरब रिफाइनरी के अंदर सीआईओ हूँ और पाकर अरब रिफाइनरी की तमाम कंपनीज को के आईटी और उससे एसोसिएटेड तमाम चीजों को पता है। जी, हमारे साथ जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। Ji, Assalamualaikum ji. My name is Taimun Mughal. So I'm the country sales leader for IBM. So I look after the infrastructure. थैंक यू तैमूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमिर अंजुम एंड फ्रॉम फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड और मैं यहाँ पे बिजनेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलमान। आई एम आल्सो फ्रॉम एसएफसी। आई एम लीडिंग एसएपी फंक्शनल टीम here. कोऑर्डिनेटर कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन जलील। आई एम सप्लाई प्लानिंग मैनेजर इन एक्सो नोबेल। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। सिनर्जी को से फैजान फारूक और शहजाद करीम शेख। Okay. जी, I think all done. स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि जो डिजिटाइजेशन की एफर्ट्स हैं पाकिस्तान, ओआईसीसीआई ने भी इस पे लिखा है, काफ़ी बुक्स भी हैं इस पे। और वी हैड also had a session earlier 1 week back, right? Yes. on FMCG सेक्टर की डिजिटलाइजेशन जो एफबीआर ने की है, और उस पे इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। उस पे बड़े डिस्कशन, चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस शेयर हुए थे वेरियस मेंबर्स के। सो आई थिंक दिस इज अनदर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द पेट्रोकेमिकल supply chain area. I think we have the right person here with us. Let's hear from it. थैंक यू जी सो मच। डिजिटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान ऑयल सप्लाई चेन एक कॉन्सेप्ट है जो नॉट नॉट एन इजी टास्क। पाकिस्तान के लिए जितना बड़ा पाकिस्तान है और उसके अंदर पूरी की पूरी पाकिस्तान ऑयल की सप्लाई चेन को डिजिटाइज करना एक काफी डिफिकल्ट थॉट थी। द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट फ्रॉम ओगरा, तो मैं खुद भी थोड़ा सा पहले स्केप्टिश था। सो देन आई वेंट देयर और उन लोगों के साथ इसके ऊपर डिस्कशन की कि मैं अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहा था क्या है। तो मैं इसमें, क्योंकि हमारे सारे लोग ऑयल की इंडस्ट्री से एसोसिएटेड नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पहले इसके अंदर ऑयल की सप्लाई चेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड वाइड एक सप्लाई चेन है ऑयल की, और पाकिस्तान में ये सप्लाई चेन किस तरह मूव कर रही है और उसकी वजह से क्या हर्डल्स, क्या मुश्किलात हैं, और पाकिस्तान में काफी सारी ऑयल की कंपनीज हैं जो इस चीज को लेकर चल रही हैं। अगर इसमें है रेड पॉइंटर, ये पॉइंटर ओके। ये ना तो pointer अगर हम इसको देखें तो ऑयल का जो सबसे पहला काम है वो एक्सप्लोरेशन से शुरू होता है ऑन द एक्सट्रीम, आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर। इसके अंदर दो तरीकों की एक्सप्लोरेशन होती है, एक लैंड और एक सी। और यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के दुनिया के अंदर जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनीज हैं उनको क्रूड मिलते हैं। जो क्रूड है वो अपनी खास एक थिकनेस रखता है जिसकी वजह से क्रूड्स की मुख्तलिफ किस्म की किस्में हैं, और हर किस्म की बेस के ऊपर दुनिया के अंदर उनके हिसाब से रिफाइनरीज बनती है, और वो रिफाइनरीज जो हैं उस क्रूड को जिस उसके हिसाब से
आगे प्रोसेस करती हैं, क्योंकि ये एक फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है। तो इसके अंदर आप जो देख रहे होंगे नॉर्मली जितनी भी आपको इंडस्ट्रीज नजर आएंगी पतले लंबे से उनके वो बने होते हैं, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन की बेस के ऊपर चलती है। पहला पार्ट जो है एक्सप्लोरेशन का है। जब एक्सप्लोरेशन होती है तो वो वहां से जो तेल निकलता है, खाम तेल, उसको दे हैव टू ट्रांसपोर्ट टू सम प्लेसेस। जो अगर सी में है तो आप शिप्स के जरिए करते हैं, कुछ जगहों पे लैंड है तो पाइपलाइंस के जरिए किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ टैंक्स भी हैं, टैंकर जो चलते हैं वो भी इसको आगे लेकर चलते हैं। जब हम ये वर्ल्ड वाइड देखें तो दुनिया के अंदर ये दो मेन प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर ये चीज आती है, और हर मुल्क अपने अपने हिसाब से रिफाइनरीज के जरिए अपनी प्रोडक्ट को रिफाइन करके बनाता है, जो नेक्स्ट पार्ट रिफाइनरी तक आता है। फिर रिफाइनरी से जितनी भी एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनती हैं वो मार्केट के अंदर डिफरेंट अंदाज के अंदर चली जाती हैं। उसके अंदर आपके होम सेक्टर के लिए भी होती हैं, कुछ इंडस्ट्री सेक्टर के लिए होती हैं, कुछ आपके बड़े सेक्टर्स फॉर एग्जांपल जहाज और इन लोगों चीजों के लिए भी। तो वो उनको उनकी कैटेगरीज में तोड़कर उसकी पूरी एक सप्लाई चेन बनती है जो उन उन जगहों के ऊपर जाती है। अब जब हम पाकिस्तान के अंदर आए तो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक्सप्लोरेशन के जरिए जो निकलने वाला क्रूड है वो पाकिस्तान की टोटल क्वांटिटी को मीट नहीं करता। तो हम लोगों को पाकिस्तान में क्रूड भी बाहर से मंगाना पड़ता है, और पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरीज हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान की खपत के लिए चीजों को रिफाइन करके प्रोडक्ट्स दे सके। तो हमको कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जिनके अंदर डीजल, मोगेस जो है आपके पेट्रोल जो हम जिसको नॉर्मली बोलते हैं, ये उसको मोगेस का नाम दिया जाता है। तो ये तीन किस्म की पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो शिप के जरिए आती हैं, डिपेंडिंग के पाकिस्तान को उसकी कितनी रिक्वायरमेंट। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पोर्ट सिर्फ कराची और इस जगह के अंदर है, तो पोर्ट कासिम और किमाड़ी ये दो जगह हैं जहां पर पाकिस्तान के पास ये वाले जहाज आते हैं, और फिर यहाँ से पाकिस्तान के अंदर आप चीजों को सप्लाई करते हैं। हमारे पास फॉर गुड अल्लाह का शुक्र यह है कि एक हमारी पाइपलाइन मौजूद है जो तकरीबन 2000 किलोमीटर के उस पर फैली हुई है, और वो यहाँ से लेकर महमूद कोट तक क्रूड ऑयल एक में, डीजल और मोगैस एक के अंदर लेकर जा सकती है, जो तकरीबन एक दिन में 10,000 से ज्यादा टैंकर्स का रिप्लेसमेंट है। अब क्योंकि वो एक लिमिटेड है तो उसके अलावा फिर पाकिस्तान में दोबारा सप्लाई चेन का एक पार्ट शुरू होता है, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं जा सकता जितना आया है। तो फिर पाकिस्तान में आपके पास जो टैंक लॉरीज हैं उनके जरिए वो डीजल, मोगैस या क्रूड सप्लाई किया जाता है आगे की तरफ। पाकिस्तान के अंदर तीनों जगहों के ऊपर रिफाइनरीज मौजूद हैं। कुछ रिफाइनरीज कराची में हैं, जैसे आपके पास बाइको, एनआरएल वगैरह है। इसी तरह दरमियान के अंदर पाक अरब रिफाइनरी है, उससे आगे चले अटक रिफाइनरी है। तो इस तरह पाकिस्तान में सेगमेंटेड वाइज नीचे से लेकर ऊपर तक मुख्तलिफ रिफाइनरीज हैं, और उनकी कोर वजह ये थी कि खुदा ना करे अगर कभी कहीं जंग हो और वो कराची ही में सारी रिफाइनरीज हो, तो दैट इज अ वेरी इजी टारगेट एंड इज अ प्रे किल कि वो इधर ही करें, जैसा उन्होंने 71 में, अगर आपको याद हो तो, सो दे डिड दैट। तो पाकिस्तान के अंदर अब सप्लाई चेन के यहाँ से पार्ट शुरू हुआ कि हमारे पास पहले जहाजों में आता है, फिर हम कुछ पाइपलाइन से ले जाते हैं। ज्यादा बड़ा पार्ट हमारा आज भी टैंकर्स के जरिए जा रहा है, और पाकिस्तान में तकरीबन 30 हजार के करीब अभी भी जो टैंक्स हैं वो टैंकर मौजूद हैं जो इनको लेकर जा रहे हैं अप स्ट्रीम एंड अप साइड। यहाँ तक आने के बाद जो चैलेंज शुरू होता है वो पाकिस्तान के अंदर एक और शुरू होता है, वो है स्मगलिंग का, और स्मगलिंग के अलावा उसमें मिलावट का। हमारे पास ईरान वाली साइड से बहुत ज्यादा तेल स्मगल होकर आता है, और उसके अलावा यहाँ से जिस जमाने में हालात वैसे थे तो चाइना और अफगानिस्तान की तरफ यहाँ से बहुत डीजल भी स्मगल होता था। तो जिसकी वजह से होता यह है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें बनाती है, जब निकलती हैं तो वो लोगों तक नहीं पहुंचती, या आपके पास एक फेक जो है वो
चीजें आ जाती हैं कि यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है या प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रही, और वो लोग फिर उसको कहीं और यूज कर रहे होते हैं। तो ये पार्ट जब पाकिस्तान में आया तो आप देखिएगा ऑयल प्रोडक्शन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, रिफाइनिंग है, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन है, और फिर एक बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान में जिसकी हमको जरूरत है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। क्योंकि मैं जितनी चीजें बनाता हूँ वो फॉरेन ही नहीं निकलती, सो फॉर दैट पर्पस एवरी रिफाइनरी नीड्स स्टोरेज, जो उनकी अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को वो स्टोर कर सके, जिसके अंदर आपके पास फर्नेस ऑयल भी है, डीजल है, आपके पास मिट्टी का तेल, पेट्रोल, फ्यूल जेट, देयर आर एन पार्ट्स, इवन बहुत कुछ रिफाइनरीज वो हैं जिनके पास ये बिचुमेन भी बनता है जो आपकी रोडों के ऊपर डाला जाता है। बिचुमेन भी इन्हीं की एक बाय प्रोडक्ट्स में से है। सो फॉर दिस थिंग्स यू नीड टू हैव स्टेशंस जहां के ऊपर आप इसको स्टोर कर सके, और इन्हीं के अंदर दो तरह के होते हैं, एक पंपिंग स्टेशन होते हैं और एक स्टोरेज होते हैं। पंपिंग वाले के अंदर आप उस जगह से फ्यूल को देते नहीं है, डिस्पेंस नहीं करते, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान लेंथली है तो क्या करते हैं कि दरमियान के अंदर लोग स्टोरेज टैंक्स बनाते हैं कि मुझे अगर सिंध के अंदर देना है तो मैं ऊपर पंजाब से ना लेकर आऊं, बल्कि सिंध के अंदर जो मेरे पास जहां पे स्टोरेज मौजूद है वहां से मैं उनको वो सप्लाई कर दिया जाए। इसी तरह जितनी रिफाइनरीज हैं वो भी अपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद स्टोरेजेस में ले जाती हैं और वहां से फिर वो आगे लेकर चलती हैं। एक मिसाल ऐसे दे देता हूँ कि लेट्स से जो हमारी महमूद कोट में रिफाइनरी है, उसमें रिफाइन तो हम करते हैं लेकिन सिर्फ स्टोरेज टैंक्स हमारे ही नहीं है, बल्कि और बीएसओ वगैरह के भी हैं, क्योंकि उन लोगों को भी वहां से आगे चीजें लेकर आगे देनी है, तो हमारी प्रोडक्ट उनके साथ वहां भी जाती है और वो फिर आगे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सप्लाई चेन इसकी उसी अंदाज में, एक आप समझे कि जस्ट लाइक अ ट्री, उसकी ब्रांचेस जो है वो नीचे से फैलती चली जाती हैं, और यू हैव टू चेक ऑन एवरी पॉइंट कि मेरे पास जब ये चीज किस तरीके से आगे जा रही है और इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर, काफी अरसे से इसके ऊपर काम हो रहा था कि हम लोगों की जो स्मगलिंग है या पाकिस्तान में जो दूसरी चीजें हैं उनको कैसे मेजर किया जाए। जैसे बाकी कंपनियों में एफएमसीजीज के अंदर भी आपकी प्रोडक्ट्स चोरी होती हैं या जाली बनती हैं, सो यू हैव टू हैव सम रूल्स एंड लॉ कि जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। सो दैट वाज अ बिल जो अभी इस साल 2025 के अंदर जरदारी साहब की तरफ से पास हुआ है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज जो थी वो ये इसकी इलीगल स्मगलिंग और जो पेट्रोल पंप्स जो इलीगल ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की इजाजत दे दी गई एज पर द लॉ ऑफ स्टेट। और उसका फायदा ये हुआ कि अगर कोई पेट्रोल पंप पकड़ा जाए तो उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की लेजिस्लेटिव चीजें आ गई हैं, आपके पास पुलिस को और फोर्सेस को उनके ऊपर अथॉरिटीज दी गई हैं कि वो उन जगहों पे जाके छापे मार सकें और उनको आगे लेके चल सकें। इसी की बेस के ऊपर एक नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से आया जो उनकी लास्ट लाइन है, इंट्रोड्यूसेस आईटी बेस्ड ट्रैकिंग एंड हेंस पेनल्टीज ऑफ वायलेशन। अब ये चीज जो थी ये जस्ट एक लाइन थी, लेकिन इस चीज को कन्वर्ट करना शुरू किया एक कॉन्सेप्ट की तरफ जो ओगरा ने इनिशिएट किया, और पंजाब आईटी बोर्ड इज एक्चुअली ऑन इट कि इसको हम आगे लेकर चल सकें। जो इस सवाल कर सकते हैं ना, तो ये एफबीआर से इनिशिएटेड नहीं है, इसका एफबीआर से नो, ये एफबीआर को जाके टच करेगा। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका पूरा प्रोजेक्ट प्लान आपको दिखाऊंगा, तो उसके अंदर सबको वो नजर आएगा कि हम कहाँ कहाँ से चलेंगे, क्योंकि ये जो एफबीआर है इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस सप्लाई चेन। क्योंकि जो लोग सप्लाई चेन में काम करते हैं उनको ये पता है कि मेरे लिए पहले पूरी रिसोर्सेज को मैनेज करना और उसके बाद फिर नीचे तक उनकी पेमेंट कैसे होनी है, यानी कि प्रोक्योर टू पे की साइकिल के अंदर पेमेंट इज जस्ट वन पार्ट, फ्रॉम प्रोक्योर टू रिसीविंग ये वाला एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर नॉर्मली ये वाली सारी चीजें हो रही। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये एक पार्ट, इसके इनके 3 हिस्से थे, जिसमें से ये येलो में जो एक पार्ट है, ओगरा ने एक अपने पहले सेल्फ इनिशिएटिव के ऊपर उन्होंने इसको स्टार्ट किया था जो इसके साथ ऑटोमेटिकली अब अटैच हो रहा है। सो व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड एप्लीकेशन कॉल्ड राह गुजर। वो
उस वक्त एफबीआर के तवज्जुह से इन्होंने बनाई थी, और उसमें तमाम ऑयल कंपनीज के पास जो जो उनके ऑफिशियल पेट्रोल पंप्स हैं उनका डाटा लेकर नक्शे के ऊपर मैप किया। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो इन रागुजार, आप जिस जगह खड़े हैं और आप कहते हैं यार मुझे यहाँ पर जो एक ऑफिशियल पेट्रोल पंप है तो वो मुझे बता दो, तो वो ऑफिशियल पेट्रोल पंप आपको बता देगा उस जगह पर। अगर आप किसी जगह खड़े हैं और वो अनऑफिशियल यानी कि वो नहीं है तो यू कैन रिपोर्ट दैट। तो दैट वाज वन पार्ट जो पहले लॉन्च कर दिया गया था, और इसी की बेस पर उन्होंने कहा कि हम अब इससे आगे चलते हैं। द सिस्टम व्हाट दे आर लुकिंग फॉर था कि सबसे पहली चीज कि मैं ऑयल की पूरी मूवमेंट को किसी तरह मॉनिटर कर सकूं, ताकि मेरे पास ये पता हो कि मेरे पास रिफाइनरी से निकलकर स्टोरेज तक कितना जा रहा है, अगर मेरे पास जहाजों से निकलकर आ रहा है तो वो स्टोरेज में कितना जा रहा है। तो एट मोमेंट मुझे ये पता हो कि मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान में कौन सा पार्ट ऑफ ऑयल कितना है और किस जगह है। सो पहला पार्ट जो है उसका ये था कि हम वी मॉनिटर द मूवमेंट, फिर वो वहां से आगे चीजें चलती हैं वो कैसे लेकर चलेंगे। रिफाइनरीज एंड इंपोर्ट टर्मिनल्स टू स्टोरेज डेपोट्स, टैंक लॉरीज एंड रिटेल आउटलेट्स, ये उनका कोर कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो फेज 2 है जिसकी आप बात कर रहे थे, जो एफबीआर के साथ जिसके अंदर आईओटी का इस्तेमाल भी आ जाएगा, द इंटीग्रेशन ऑफ ईआरपी प्लेटफॉर्म, जो मुख्तलिफ जितनी भी ऑयल एंड गैस से एसोसिएटेड रिफाइनरीज हैं उनके जो ओएमसीज हैं उन सब के पास जो भी ईआरपी सिस्टम्स चल रहे हैं वो दे वांट टू इंटीग्रेट इन वन, जिसकी बेस पर आपको उससे मतलब वो अपने मुख्तलिफ किस्म का डाटा लेकर ये बता सकते हैं कि इस रिफाइनरी के पास इतने ऑयल टैंक्स हैं और ये ऑयल टैंक्स इन ही जगह पर मौजूद हैं, फिर उसकी स्टोरेज कितनी है और वो स्टोरेज किस तरीके से आगे मूव करेगी। और फिर तीसरे पार्ट पर जो आता है वो है कि जो टैंक लॉरीज जो लेकर जा रही हैं फ्यूल को, उनके को जीपीएस पार्ट जो तमाम ओएमसीज ऑलरेडी करती भी हैं एज लॉ, वो उनको एक अपने सेंट्रल मॉनिटरिंग रूम में लिया है। तो उनको ये पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में मेरे पास इतनी गाड़ियां इस रूट पर इस प्रोडक्ट के साथ ऑन मूवमेंट है। सो दे आर नाउ ट्रैकिंग फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट। अब ये वाला जो टैंक लॉरी है इसको किस जगह तक जाना है और वहां अगर वो पहुंच रहा है तो कितना देर लग रही है, और किसके अंदर आगे चलकर व्हाट दे आर सजेस्ट कि इसको एआई के जरिए मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि 30-35 हजार लॉरीज को यू कैन नॉट मॉनिटर ह्यूमनली। सो वहां पर यू नीड सम इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस दैट यू नो मैच विद द ईआरपी सिस्टम्स के ये वाली टैंक लॉरी इस नंबर के साथ निकली और वो इस जगह जा रही है। ये इतना मुश्किल इसलिए नहीं है कि जो एफबीआर का जो अभी आपने लास्ट बताया था उसके अंदर यही चीज इस वक्त ऑलरेडी हम कर रहे हैं जो रिफाइनरीज वाले हैं, कि रिफाइनरी के प्रीमिसेस से जो भी टैंक लॉरी निकलेगी उसका जो इशू होता है उसको वाउचर, वो वाउचर डायरेक्ट एफबीआर के पास से प्रिंट होगा। एट मोमेंट द कंपनीज आर वर्किंग ऑन इट, उसमें थोड़े एफबीआर की तरफ से अभी कुछ इश्यूज है, बट मोस्ट ऑफ द जॉब हैज बीन डन। कि आपके पास से जितनी भी गाड़ियां निकल रही होंगी रिफाइनरियों से या किसी स्टेशन से, तो उनके लिए जो भी आप जो ओगरा के हिसाब से जो लॉ के मुताबिक उनके टैंक लॉरीज के डॉक्यूमेंट बनते हैं वो डायरेक्ट एफबीआर से वेट होकर आ रहे होंगे और उसके ऊपर उनका कोड आ जाएगा। सो एफबीआर नोस कि इस जगह से एक गाड़ी फॉर दिस पर्पस इस जगह के लिए इतनी उसके साथ निकल गई है और ये उसकी कॉस्ट है। तो क्रॉस सेलिंग पंप्स पे ये जो गलत प्रैक्टिसेस होती है वो सब खत्म हो जाएंगी। अब इफ इट इज डेस्टिनेड फॉर पंप ए तो पंप ए पे ही जाएगी, पंप बी पे नहीं जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जब वहां पंप पर पहुंचेगी तो वो जो नेक्स्ट पार्ट है उसका दैट इज फ्यूल थ्रू द नोजल्स। तो जब वो आपका फ्यूल नोजल से निकल रहा है एंड दे आर कैप्चरिंग इट, सो दे नो के पीएसओ के पास या किसी टोटल वाले पेट्रोल पंप के ऊपर जो क्या कहते हैं यूरो 5 25,000 लीटर गया था और वो 28,000 लीटर बेच रहा है। सो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो दे या वो कह रहा है कि मैं 13,000 बिका है और फिर ऊपर से 18,000 और वो लोड कर रहा है,
तो वो उनको पता चल जाएगा कि कैपेसिटी अगर यहाँ 20,000 की है तो 28,000 नहीं लोड हो सकता। सो ये वो चीजें हैं जो अल्टीमेटली वक्त के साथ इसका जो डाटा निकलना शुरू होगा तो बहुत सारी चीजें इसमें क्लीन होना शुरू होंगी। इवन ये रिफाइनरीज के लिए भी और जो ओएमसीज हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद हो जाएगी कि वो भी अपनी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, यार मैंने जो प्रोडक्ट निकाली थी वो गई कहाँ और किस तरह गई। इसी की वजह से क्योंकि ये रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी तो जैसे आपने कहा कि इसको इलीगल यूसेज प्लस जो स्मगलिंग वाला पार्ट है ये एक बहुत ज्यादा इसमें कंट्रोल होगा। बट एज सेड इट्स इतना इजी नहीं है जैसे आपने कहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी शहरों में बड़े तो आपको ये सारी चीजें बड़ी इजीली मिल जाएंगी, क्योंकि मैं आईओटी पे काम करने जा रहा हूँ, नोजल के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन है नहीं है, वहां से जो डाटा की ट्रांसमिशन है कितनी फास्ट है कितनी स्लो है। बट एटलीस्ट जहां जहां ये मौजूद है वहां पर ये काम अभी किया जा सकता है। जिन जगहों को हम कहते हैं कि वो है तो वी हैव टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इफ द सिस्टम इज देयर then you just need to create the infrastructure and collect it together. The challenge will be to get all of these people into the ecosystem. That is the biggest challenge. Once you get that, then obviously your IT, your ERP, your connection, everything, data, everything comes out. Main is getting these people, all of them on board and understand that this is for the benefit of everyone. Then it will work out. अब say tank lorries है, ये basically itself एक अलग challenge है. एक पूरा माफिया है to let you know. Okay, so this is going to be a biggest problem out of all. If I ask, retail outlets, they are also themselves individually also. So the retail outlets, my opinion is that there's every company has a policy where they run a COCO sites and third-party dealerships. So it is much easier to actually implement this concept in the COCO sites. But then into the third-party dealerships, percent भी of the total number नहीं है ना COCO sites जो है। मैं भी वो इसी चीज को आपकी बात को बिल्कुल एग्री करूंगा कि ना we start from something which is applicable where all the people come together, you know, masses जो है ना वो फिर पायलट करके चलेगा, ऑटोमेटिकली इसको खुद ही वाइडली एक्सपेंड करती है, क्योंकि जब लोगों को उसका खुद फायदा नजर आएगा। मतलब एक तो होता है कि अभी वो कह रहे हैं तो लोग शायद उसको इस चीज पे लेके यार ये कहीं गले ही ना पड़ जाए, बट वंस द थिंग्स आर डन and the people start to reap the fruit of it, तो फिर खुद कंपनियां आपके पास आती है कि यार ये मुझे इसके अंदर भी और ऐड करो क्योंकि आई वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से अगर हम उसको देखें तो। ये बताएं कि इस पूरी चेन की मॉनिटरिंग किस तरह होगी। फॉर एग्जांपल एक पंप की 12 नोजल्स तो कवर्ड है लेकिन 2 नोजल्स उसने नहीं कवर कराई, या कोई साइड में एक इनफॉर्मल नोजल भी चल रही है, तो वो मॉनिटरिंग रिजीम कैसे चलेगी? अभी तो पहला फोकस उनका यह है कि हम जो जहां जितना है उतना तो करें। आपकी बात करने वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ इज देयर एनी मॉनिटरिंग रिजीम इन पैरेलल, या अभी वी जस्ट टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटिंग और हम अज्यूम कर रहे हैं कि सब चीजें सही मतलब अभी हम कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं एट दिस टाइम। अभी तो फ्रेमवर्क डिजाइन हो रहा है कि यार इस इकोसिस्टम में कौन कौन होगा, क्या करेगा, क्या उसके चैलेंजेस हैं, ये सब चीजें हो गया ना, क्योंकि बिल तो पास हो गया है। अभी आपको इसका प्रोजेक्ट प्लान दिखाता हूँ क्योंकि दे आर इन द इनिशियल फेजेस, वहां पे आपको थोड़ा उसका अंदाजा हो जाएगा कि क्योंकि नोजल वाली जो पार्ट आपने की है ये दैट इज द लास्ट वन, जो मेरे हिसाब से उन्होंने जो तकरीबन रखा है दैट इज गोइंग टू बी द ईयर 2026, क्योंकि बिफोर दैट दे हैव टू हैव द मैच्योरिटी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर रिलायंस। ये लास्ट पार्ट है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी है, क्योंकि इस चीज को इतने आराम से मैनेज नहीं किया जा सकता। तो वहां पे फिजिकली यू हैव टू रन द थिंग्स, जाकर देखना, उनको मॉनिटर करना और फिर उनसे आगे लेकर चलना। नेक्स्ट पे। तो ये मैंने उनके से ये जैसे स्क्रीनशॉट लिया है उनके जो माइलस्टोन्स हैं। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वो हैं जो दे हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, एक कंट्रोल रूम को सेंटर लाना। दूसरा पार्ट है जो मैंने आपको कहा था, जो अभी हम जिसकी आप बात कर रहे थे कि डाटा को मैंने किस तरह सेंट्रलाइज करना, क्योंकि आपके पास कहीं पर एसएपी चल रहा है, कहीं पे ओरेकल चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है। जो छोटे ओएमसीज हैं हो सकता है उनके पास इनमें से कुछ भी ना हो, उनके पास एक्सेल चल रहा हो। सो यू हैव टू गेट द डाटा
from all these companies in a way that it is mapped in your system with the right way, कि आपके पास वो सारा डाटा आ भी जाए और वो डाटा मीनिंगफुल भी हो। तो ये वाला पार्ट है विच इज दे हैव स्टार्टेड नाउ। और अभी जो है उन्होंने पहला पार्ट के अंदर हम लोगों से ये भी मांगा था कि कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट्स के साथ हमारी डिकेंटिंग मौजूद है, ताकि सो दे कैन हैव द फर्स्ट डाटा, क्या साइजेस हैं आपके टैंक्स के, और वो उन चीजों को लेके चल सके। सेकंड पार्ट उसके अंदर आप अगर देखें तो जो प्राइमरी पार्ट है डैशबोर्ड डिजाइन फॉर ऑयल टैंकर्स है, वो इसीलिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अभी मौजूद है, आपको इसको किसी एक जगह पर लाना ज्यादा आसान है। ट्रैकर कंपनीज तकरीबन हर ओएमसी ने अपने उनके अंदर ट्रैकर्स लगवाए हुए हैं, लेकिन कंपनीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। पाकिस्तान में 3-4 कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, सो बट इनको एक जगह पर लाना इस वक्त बहुत आसान है। व्हाट दे हैव आल्सो स्टार्टेड इन ओएमसी कंपनीज के साथ, दे हैव टेकन द स्टेप, और उनकी जो भी ट्रैकर कंपनीज थी उनको पीआईटीबी के साथ कनेक्ट कर दिया गया कि वो उनका डाटा उनके साथ शेयर कर सके, ताकि एटलीस्ट दे हैव दिस विजिबिलिटी इन द फर्स्ट पार्ट, और ये सबसे फास्टेस्ट है जो हो सकता है। फिर दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑयल सप्लाई चेन, कि मेरे पास इस वक्त फॉर एग्जांपल कितने जहाज आ रहे हैं, उन जहाजों पे मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट कितनी आ रही है। सो दिस इज इजीली मैनेजेबल, ये आज भी ओगरा ही करता है, तो इनका डाटा इस जगह से इस जगह जाना बहुत आसान है। लेकिन उससे आगे जो है वो कितनी कितनी रिफाइनरीज के पास जा रहा है, वो उनके ऊपर दैट इज व्हाट दे आर वर्किंग टुगेदर विद अस, कि यहाँ से उनको ये पहली मिल जाए कि हर कंपनी ने, क्योंकि जितना ऑयल आता है उसके अंदर सारा ऑयल एक कंपनी का नहीं होता, तो वो कंपनी शेयर के ऊपर लेती है कि एक जहाज में हो सकता है मेरा 20,000 है, इसका 25,000 है, दूसरे का छोटी कंपनी है तो 3,000 है। सो उसकी डिवीजन उनके पास होती है, तो वो यहाँ से उनको मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान में बाहर से अगर 40,000 आया था तो उस 40,000 का ब्रेकडाउन क्या है और वो कहाँ कहाँ चला गया। सेम इज द केस पाकिस्तान में कुछ जो कंपनियां एक्सप्लोर कर रही हैं, वो जो निकाल रही हैं तेल, खाम तेल, वो तेल कहाँ कहाँ किन किन रिफाइनरियों तक जा रहा है, तो वो डाटा इनके पास आ जाएगा। तो दैट इज द फास्ट वे ऑफ creating dashboard which has some information important for monitoring। फिर जो सेकंड पार्ट है जो मैंने कहा, ये वाला पार्ट पहले 4 तक वो है जो अभी करना चाह रहे हैं। व्हेन वी आर डन विद इट देन दे विल स्टार्ट डूइंग फॉर द सेकंड पार्ट, के जो ट्रैक एंड ट्रेस ऑफ द ऑयल टैंकर्स सेकंड पार्ट, यानी कि आपके पास एक कंपनीज के हैं, पीएसओ के लेट्स से कुछ हजार हैं, बाइको के हो सकते हैं, ये इनके अपने हैं जो मैंने पहली बारी में मॉनिटर कर लिया ओएमसीज के। फिर वो जो आपने कहा था कि सेकेंडरी, कि मैंने उसके साथ ठेका करके उसको दे दिया, वो दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट, कि फिर मैं आप उनकी तरफ आना शुरू होऊंगा, कि मैं उनको लेना शुरू करूँ, क्योंकि कंपनी को मेजर करना आसान है, उनके साथ आना डिफिकल्ट होता है। सो दिस इज वेयर वी विल बी गोइंग। थर्ड पार्ट है जो इम्पोर्टेंट, जो इन्होंने इस वक्त हमसे मांग ली इंफॉर्मेशन, एंड दे आर वर्किंग ऑन द डाटा मैपिंग, इंटीग्रेशन ऑफ ऑयल रिफाइनरीज ईआरपी, क्योंकि हर रिफाइनरी अपने हिसाब से एक ईआरपी चला रही है। और जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ऑयल की, उसमें रिगार्डिंग अदर एफएमसीजीज या कंपनीज, आपके पास यूनिट ऑफ मेजर जो है वो नॉर्मली अपनी प्रोडक्ट के लिए एक होता है, मे बी इट स्केल के वो यूनिट है, पर डजन है, केजी है। यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल ये है कि ये एक क्योंकि केमिकल है, इसके ऊपर जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है, डेंसिटी, टेम्परेचर, इनकी वजह से इसका वेट डिफरेंट हो जाता है। और तो इसको मेजर करने के लिए स्पेशली इसके खास टेबल्स कहलाते हैं जो इन चीजों के लिए वर्ल्ड वाइड बने हुए स्टैंडर्ड्स पे। तो कोई कंपनियां जो है उसको नेचुरल लीटर के ऊपर नेचुरल टेम्परेचर पे कर रही हैं, कुछ इसको 85 डिग्री पे कर रही हैं, कुछ कंपनियां इसको, क्योंकि वो अपने प्रोसेस के हिसाब से जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं उन्होंने उसका वो यूनिट ऑफ मेजर रखा हुआ है। लेकिन उस यूनिट ऑफ मेजर को अगर वो मैप नहीं किया गया तो आपके पास जो प्रोडक्ट लॉस है वो बहुत बड़ा, क्योंकि जब जहाज में भी चढ़ता है तो वहां पे लेट्स से 2000 लीटर चढ़ा था,
जब वो पाकिस्तान आता है और उसको दोबारा वजन किया जाता है, हालांकि कहीं से कुछ नहीं हुआ, वो हो सकता है 1090 या 1990 लीटर आ रहा हो, क्योंकि वो वहां की टेम्परेचर, डेंसिटी और उसका इम्पेक्ट यहाँ के उस पर आता है। तो ये लॉसेस कहलाते हैं, जो बहुत मुश्किल है इतने आराम से मेजर करना। तो ये वाला जो पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ईआरपी फॉर ऑल रिफाइनरीज, इसके अंदर जो डाटा मैपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर पीआईटीबी के साथ हमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि गलत एक डाटा चला गया उसकी वजह से बाकी सारे डाटा पे बहुत इम्पैक्ट आता है, और ये बहुत छोटा यूनिट है और क्वांटिटी बहुत होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एट द एंड बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि ये डॉलर के अंदर है, मैं अगर 5,000 लीटर की बात करूं और वो पर डॉलर पर लीटर आ जाए, तो यू नो दैट गोज दैट वे। तो इस वजह से इसके ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ऑयल डिपोज। कंपनियों के और प्राइवेट ओएमसीज के अपने ऑयल डिपोज हैं, जो वो लेते हैं और उसके अंदर स्टोरेज करते हैं, और फिर उससे आगे अपने पूरे बिजनेस को वो रन करते हैं। अभी तक पाकिस्तान के अंदर ऑयल डिपोज के ऊपर सिवाय कंपनियों के इंटरनली किसी की कोई विजिबिलिटी नहीं है, और ये इसीलिए वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन्स में मैं गिनता हूं कि ये जब ऑयल डिपोज आपके पास मैप्ड हो जाएंगे कि इस कोऑर्डिनेट पर ये ऑयल डिपो इतनी कैपेसिटी का इस प्रोडक्ट के लिए मौजूद है, और एट मोमेंट इसके अंदर क्या लेवल है, तो आपके लिए सप्लाई चेन को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। मेरे पास अगर अटक से ऊपर पिशावर और उस तरफ भेजना है, तो मैं देखता हूं कि पिंडी के अंदर जो मेरे तमाम डिपोज हैं दे आर फुल, सो आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम लोअर पंजाब कि मैं वहां से अपनी चीजों को मूव करूं। तो गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए ये बहुत आसान होता चला जाएगा कि मैं अपनी सप्लाई को ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर आगे पीछे मूव कर सकूं। अपने आज भी अगर कभी ऑयल शॉर्टेज होती है और गवर्नमेंट ऐसे डायरेक्टिव्स आती है कि हमारे पास इतने दिन की इन्वेंट्री है, वो किस बेस के ऊपर निकालते हैं जितना इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि जब तक स्टोरेज टैंक बेस पे निकलती है, लेकिन ये क्योंकि डेटा लेती है। हाँ जी, क्योंकि अब हर कंपनी ने अपने पास डाटा रखा है, वो मैं गवर्नमेंट को लेट से 15 बता रहा हूँ तो गवर्नमेंट कह रही है 15 है, मैं अगर 13 कह रहा हूँ तो 13 है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए डिपो वाला तो नहीं होगा ना, वो तो उनका जो सप्लाई चेन के अंदर होगा वो भी शामिल होगा उसमें, जो पाइपलाइन के अंदर एक अलग है पार्ट। पाइपलाइन के अंदर पाकिस्तान के कम से कम 5 से 7 दिन का फ्यूल मौजूद है सिर्फ पाइपलाइन में, स्टोरेज को मैं अलहदा कर दूं। लेकिन वो क्योंकि इनको पता तो होता है, ओकरा इसको मॉनिटर तो कर रही है, तो इतना अंदाजा उनको जरूर है कि मैं अगर 15 की जगह 200 बोल रहा हूँ तो ये भी गलत है, और 200 की जगह अगर 100 बोल रहा हूँ तो ये भी गलत है, क्योंकि वो इस चीज को देख रहे होते हैं। विजिबिलिटी उनके पास अभी पेपर पे ज्यादा है, डेटा में नहीं है। सो इससे फायदा ये होगा कि दे हैव द डाटा। इवन आपके लिए इसके बाद इसके ऊपर डैशबोर्ड्स बनाकर बेहतर डिसीजंस लेना आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि मैंने आज स्टोरेज टैंक क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि मैं बनाना चाहती हूँ, बट वेयर? सो दीज थिंग्स विल हेल्प देम स्ट्रेटेजिकली कि यार मेरे पास पाकिस्तान में इस जगह पर खपत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास जो स्टोरेज टैंक है वो ज्यादा नीचे हैं, तो मैं ऊपर अब बनाऊं ताकि मैं इसको ज्यादा इजीली मैनेज कर सकूं। तो आपके पास डाटा विजिबिलिटी से ये चीजें बहुत आसान हो सकेंगी स्ट्रेटेजिकली कि इनको कैसे चलाया जाए, कौन सी चीज को कहाँ पे कैसे रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डीजल है, डीजल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंज्यूम कहाँ होता है, जिन इलाकों में होता है, क्या वहां तक मेरा डीजल उस तरह जा रहा है? तो वो उस चीज को बड़ी इजीली मैनेज किया जा सकता है। ये चीजें बहुत, फर्नेस ऑयल है पाकिस्तान के अंदर, मेजॉरिटी आईपीपी कंपनीज जो लगी हुई हैं जो बिजली पैदा करती हैं वो फर्नेस पे देती थी। अब क्या वो वाकई उस जगह से उतना फर्नेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो ये उसके साथ फिर चीजें उस बेहतर होना शुरू है भी या नहीं, ये भी एक सवाल। डेफिनेटली ये मतलब दिस इज वन ऑफ द पार्ट कि वो वाकई अगर मैं कह रहा हूँ नहीं है, तो फिर वो पता चल जाएगा उन्हें कि ये मेरा फर्नेस ऑयल यहाँ पे फालतू पड़ा है, अब इस फर्नेस ऑयल का मैं क्या करूंगा? क्योंकि एक जब मैं इसको डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से निकालता हूँ तो उस क्रूड में से हर तरह की चीजें निकलती हैं, तो फर्नेस ऑयल भी निकलेगा। इफ इट इज नॉट यूज्ड एंड आई एम जस्ट स्टोरिंग इट, तो एक वक्त आएगा कि मेरी स्टोरेज भर जाएगी,
जब वो भर जाएगी तो अल्टीमेटली माय रिफाइनरी हैज टू शट डाउन, क्योंकि मैं उसको कहाँ लेकर जाऊं। सो ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि कल एक रिफाइनरी वाला आकर कहता है कि जी मैं 4 दिन के बाद रिफाइनरी को ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं उठ रही। तो देन दे कैन टेक द डिसीजन मे बी बाय फोर्स, दूसरों को कहें कि उधर से मत उठाओ, तुम इधर से उठाओ, सो दैट यू नो द रिफाइनरी शट डाउन ना हो सके। तो ये वाली सारी चीजें आईपीपीज एंड सीपीपीज के जो स्टोरेज टैंक्स हैं फर्नेस के या पेट्रोल के डीजल के, वो भी इसमें कवर्ड होंगे। ये अभी नहीं कहा उन्होंने, कुड बी दैट दे गो इन वन आउट फेज उसमें भी, लेकिन ये अभी सिर्फ ऑयल मार्केटिंग, रिफाइनरीज और उनसे एसोसिएटेड। फर्नेस के जब शिपमेंट होगी रिफाइनरी से तो टेक्निकली वो तो डाटा एफबीआर में जा ही रहा होगा ना, तो बल्क सेल तो रिपोर्ट हो ही रही होगी ना। वो तो लाजिम है, सेल तो आज भी रिपोर्ट हो रही है, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन हाँ वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। Not in the first phase. या फिर उसके बाद जो अगला पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। यहाँ पर ईआरपी गलत लिखा है, मेरी नजर में सिर्फ उनके डाटा की बात हो रही है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ओएमसीज जो हैं उनके पास ईआरपीज नहीं है, उनके पास शायद कागज पे काम हो रहा हो या एक्सेल पे काम हो रहा हो। तो ये वाला पार्ट मुझे आज भी लगता है कि दैट इज गोइंग टू गिव देम अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि इनके ऊपर इंटेग्रिटी चेक इज नॉट इजी जितना बड़ी कंपनियों पे या रिफाइनरी पर है, क्योंकि वहां आपके पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशंस लगे होते हैं और वो उनके अंदर ऑलरेडी खुद कंपनियों के अपने ऑडिट्स हो रहे होते हैं, तो वो वहां पे एक डाटा इंटेग्रिटी इंटैक्ट होती है। Why don't we part of this? Why don't we enforce ERPs? देखिए कंपनियां बहुत छोटी छोटी भी हैं ओएमसीज की। है कितनी परसेंटेज क्या होगी? ये 10% ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं या 50% ऑफ? ये काफी बड़ा बड़ी है। काफी बड़ा है, लेकिन ये देखें ये आगे ओगरा इसीलिए नीचे रखा है ओगरा ने इस चीज को, कि आपको किसी को इतना आसान भी नहीं है कि मैं कहूँ कि ईआरपी लगा लो, क्योंकि ईआरपी की अपनी इम्प्लीमेंटेशन एक टाइम लेती है, उसके लिए मेच्योरिटी। Agreed, but the fact is, if this comes in as something that we are moving towards a documented economy, and obviously this is in the long run, we need to be digital. So whether it is, I'm not saying कि आप वो ERP SAP लगा लें, ऐसे भी तो ये एंग्रो बड़े कंपनी लगा सकती हैं, but even there are smaller ERPs that can be built in. So ERPs is now a necessity of life. So वो तो आप इसको enforce कराएं कि यार these companies need to be on an ERP, whatever it is. मेरा तो ख्याल है कि ओगरा should maybe license with an IT company and develop a ERP for small. Why not? That's a good idea. Why not? You have to do that because see, you just can't build a framework like this where you are just dependent कि यार वो चीज हो तो हम करें, कुछ चीजें इसमें मैन्युअल होंगी, कुछ चीजें, why not do that? तो देखिए एफबीआर ने पीओएस सिस्टम जाके बेकरी पे और करियाना की दुकान पे भी लगा दिया एट द एंड ऑफ द डे। सो कितनी भी छोटी हो एन ओएमसी चला रहा है अगर एक बंदा, तो वो उसको लाइसेंस अगर मिला है, so I think small scale ERP is not something very big these days. Itself एक आपको नहीं पता ये इसका इन्फ्लुएंस कितना है, इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। So I mean, we belong to Shell, so we have operate with 90 other countries. Problem with the ERPs is that operating in 90 countries with one ERP system that we have, integration is always a challenge. It is, yes. So how do we make bring all together into one? So I would assume that Shell would be already on SAP, and SAP is a global system. So honestly speaking, even if it is internationally controlled, SAP में तो सब covered. SAP में covered होता है, but when you want to link SAP with other platforms, sorry, मैं समझ गया आपका point. No, it is not going to be like that. ये integration is not that. It is called API के through data pushing होती है। आप जो है क्योंकि कोई भी कंपनी रिगार्डलेस में मतलब वो अपने सिस्टम के अंदर किसी दूसरे के इंट्रूजन अलाउ कभी नहीं करेगी because of the cyber security concern, and this is valid too. Okay? But what they are going to expose APIs through which the data is going to be sent to them.
आपका ईआरपी किसी भी सूरत में एक्सपोज नहीं हो सकता और ना किया जाना चाहिए, ना होगा। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग टू कंज्यूम दोज एपीआईज, और वो उनके जरिए वो डाटा उस शेप में जाएगा जैसे वो चाहते हैं। That is बिल्कुल। so I think that answers your question, sir. Then जो आप FBR की बात कर रहे थे, that is the part now they are going to come that कि जब मैंने ये इन सारी चीजों को ले लिया, अब उसके बाद मेरे पास क्योंकि डाटा मौजूद है, then I will start the linkage of FBR with all those systems, जिनके जरिए अब मैं उन चीजों को कैप्चर भी कर सकता हूँ और उनको मॉनिटर भी कर सकता हूँ। और ये पार्ट जब हो जाएगा तो फिर क्योंकि इट्स हाईली फ्लेमेबल, तो ये एक उनकी बहुत मेरे हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव जो है ना, इसका इनके साथ लिंकेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स बनाते हैं और वो इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, और इसकी वजह से आपके बहुत कैजुअलिटीज हो सकती हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा पार्ट होगा, लेकिन ये आखिर में उसी वक्त आ सकता है जब आपके पास पूरा डाटा आ चुका हो, और फिर ये इसके ऊपर हम जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका वो पेट्रोल पंप्स वाला पार्ट था, दैट इज द टोटल लास्ट पार्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरे कम्युनिकेशन पोर्ट, यानी कि यू हैव टू गो टू द IoT लेवल, जहां से आप इसकी फ्यूल को गेज कर सकें हर नोजल के साथ और इनको आगे लेकर चल सकें। ये इनका तकरीबन पार्ट 2026 तक का है जो ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, और इसके ऊपर उन्होंने अब काम शुरू कर दिया। बट एट दिस मोमेंट, या आप कह लें कि 1, 2, 3 and 4, दीज आर द पार्ट्स दैट आर एट द मूवमेंट, जिनके अंदर काम हो रहा है। उसके बाद के जो हैं उनमें कहीं कहीं छोटे छोटे काम हो रहे हैं, लेकिन वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। पहले ये 1, 2, 3, 4 जब हो जाते हैं, देन द सेकंड थिंग्स विल स्टार्ट। प्रोफेसर साहब, दिस इज सलमान। जी सलमान। ये जो 6, 7, 8 पॉइंट है, मैं इसमें इंटीग्रेशन जो है वो FBR से ही समझ रहा था, तो ये 9th पॉइंट मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि इंटीग्रेशन ऑफ ERP भी शायद FBR ही होगी। नहीं नहीं नहीं, जो 6, 7 और 8 है, ये जो ओगरा के पास हम पूरा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका तमाम रिफाइनरीज, OMCs एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, जहां से उसकी हर चीज डाटा को आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ फ्लो कर रही है, यानी कि आपकी ऑयल ओके ओके, तो सप्लाई ये चेन। मतलब इट्स काइंड ऑफ ERP इटसेल्फ जो ओगरा बनाने जा रही है एग्जैक्टली, इसमें। इंटीग्रेटेड विद ऑल द हम्म, ERPs एग्जिस्टिंग। ओके, थैंक यू। सर ये बताइए, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ सॉरी, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड फ्यूल्स है, या पेट्रोकेमिकल केमिकल के अंदर भी इसको लेके आ रहे हैं? दिस वन ओनली ऑयल, रिफाइनरीज, OMCs। ऑयल मतलब अपना डीजल एंड मोगेस। डीजल, गैस। सर इस पे हसन बोल रहा हूँ सर, अटक रिफाइनरी से। इस पे सर हमारा एक छोटा सा कंसर्न था कि इसमें 5 रिफाइनरीज तो आपकी रजिस्टर्ड हैं जो कि लाइसेंसी हैं ओगरा की, तो इसमें सर कुछ प्रोडक्ट जो है वो कहीं और से भी आता है जो कि OMCs ले भी रही हैं, और वो इसको कहाँ फिर हम मतलब हैंडल करेंगे? एग्जैक्टली, मतलब जो देखिए यही रिफाइनरीज हैं चीज तो जिनका प्रोडक्ट आ रहा है जी एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल वही टिपिकल केस है कि यही विजिबिलिटी तो देगी कि कल मेरे पास इस जगह के ऊपर टोटल 10,000 लीटर होना चाहिए था, यहाँ से 15,000 निकल कैसे रहा है। तो वो वाली चीज नेक्स्ट द क्वेश्चन विल कम, उन्हीं की तरफ जाएगा कि यार तुम्हारे पास से इतना ज्यादा आया कहाँ से। तो वो ट्रैक एंड ट्रेस का फायदा ही यही होगा। लेकिन वंस दीज थिंग्स आर मैच्योर्ड, फिर ये जो आपको ये वाले सब तमाम चीजों के बहुत एडवांटेजेस आना शुरू हो जाएंगे। बस इंपोर्ट होता है डेटा, वो तो पूरा कैप्चर्ड है, तो वो तो मतलब सारा केस में कस्टमर्स का भी है, इंपोर्ट का डेटा वो तो पूरा कैप्चर है इंपोर्ट वाला। अब आपकी लोकल एक्सप्लोरेशन है, आई एम श्योर वो भी कैप्चर्ड होगा। तो आपके पास अपना जो इम्पोर्टेड एंड लोकल है वो तो कैप्चर है। अब रिमेनिंग हो गया सेल का डेटा, इनका जो मिसमैच है दैट इज स्मगलिंग, तो वो तो अभी भी निकल रहा होगा। नहीं उस तरह अभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, अभी उन्होंने कहा नहीं होगी ना। लास्ट माइल पे सेल्स है ना, वही तो आपके रिकॉर्ड पे नहीं है ना। मिसिंग गैस के लिए ज्यादातर वो कहाँ से आप बोले बिहार से नहीं आ रहा। जी आप सॉरी, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि स्मगलिंग तो एक नॉन फैक्ट है ना, वो तो सबको पता है। एक तो मतलब जो जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि टोटल 6 रिफाइनरीज हैं, 5 तो रजिस्टर्ड हैं,
तो वो जो 5वें है वो प्रोडक्ट कहीं प्रोडक्ट रिव्यू में या कहीं वो डिक्लेयर नहीं होता, या वो सप्लाई चेन जो आपकी सारी डिस्कशन होती है प्रोडक्ट रिव्यू में वो वहाँ पे नहीं आ रहा होता, लेकिन कुछ OMC प्रोडक्ट वहाँ से भी उनको मिल रहा होता है और वो मतलब यूज़ भी हो रहा है मुल्क में। तो उसको भी तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, मतलब क्योंकि वो प्रोडक्ट फिर ज़ाहिर है वो एक्सेस ही आ रहा है, क्योंकि आपकी प्लानिंग तो 5 रिफाइनरीज के प्रोडक्ट पे और उसकी जो डेफिसिट है वो फिर आप इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट फिर जब आ जाता है मार्केट में तो फिर बाकी रिफाइनरीज थोड़ी उसमें आ जाती हैं, प्रेशर में आ जाती हैं। देखिए इसका फायदा यही हो जाएगा ना, अभी जब ये एक जगह पे सारा डाटा आ गया तो फिर आप उसको बहुत इजीली दिखा भी सकते हैं। जो अभी जैसे हम लाजमी नहीं है कि हम वो डाटा उनको इस तरह पूरा दे पाते हैं, ये चीजें उसके साथ नेक्स्ट पर आएंगे। बट ये पहला पार्ट जैसे हम क्लोज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट खुद ब खुद जाना शुरू होगा, क्योंकि OMCs अगर कहीं और से ले रही हैं और वो अनऑडिटेड है तो वो अब उनके पास ऑडिट में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास हमारे पास जैसे टैंक लॉरीज वो भी चलती हैं जिन जो कंपनियों की नहीं है, या वो इधर उधर से वो लेकर कर रहे हैं, या आपको पता है इसके अंदर पानी मिला दिया, 50 चीजें करके आपने उसमें से कुछ निकाल लिया, कुछ कहीं और चला गया। तो ये सारी चीजें आपकी उसी के साथ कैप्चर होना शुरू होंगी जो लॉसेस पे आती हैं, और फिर इसको और वक्त के साथ देखिए मेच्योरिटी तो कुछ और भी आएगी। हम तो अभी सिर्फ एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि और बहुत सारी चीजें निकलेंगी जो वक्त के साथ हो सकता है वो फिर इसके अंदर और एड ऑन होती चली जाए। सबके लिए डोंट यू थिंक 2026 इज अ वेरी एम्बिशियस टारगेट? ये अभी देखें ओगरा ने दिया, मैंने आपको सिर्फ वो बताया जो ओगरा ने दिया है। मेरी इसीलिए क्योंकि वहां डिस्कशन हुई थी, और जब मैं गया था तो हम अटक रिफाइनरी वाले भी आना चाह रहे थे बट वो हो नहीं सका था। लेकिन मैं सिर्फ इस फोरम पे इसलिए ये बताना चाह रहा था कि व्हाट दे आर एक्चुअली वांटिंग टू डू, एंड मे बी उसके अंदर कुछ चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं। हो सकता है बहुत ज्यादा टारगेट उन्होंने जो है वो एंथुसिस्टिक रखा हो, बट द थिंग्स इज जब एक दफा कोई चीजें स्टार्ट होती है तो फिर उसके जो है ना चीजें फेजेस में ब्रेक डाउन होगा। मुझे लगता है कि पहले एक फ्रेमवर्क, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक थॉट प्रोसेस सामने आ जाएगा, तो फिर आई थिंक ग्रेजुअली फेजेस में फिर इसके ऊपर माइलस्टोन दिए जाएंगे कि हम इसको कितना बेहतर कर सकते हैं। फैजल साहब, अभी हम राइट नाउ कहाँ किस स्टेज पे हैं इसमें? जी बिल्कुल हम स्टार्ट पर हैं, और जो मैंने बताया था उसके पॉइंट 1 2 3 और एक दो स्लाइड वापस आएंगे आप प्लीज। उसके जो है अभी मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये इसके जो पॉइंट 1 2 3 और 4 के ऊपर अभी काम हो रहा है, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रलाइज डेटा प्लेटफॉर्म बन जाए, और उसके बाद जो 4 नंबर है, दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली टारगेटिंग फर्स्ट। और उसके साथ साथ नीचे की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वो रिफाइनरियों से और OMC से मांग भी रहे हैं, लेकिन उनका भी पहला टारगेट ये 1 2 3 और 4 है। आप समझ लें कि जस्ट वी आर एट द स्टार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। The objective is to digitalize so that जितना भी products influx आ रहे हैं that is sold through the proper channels, and exchequer पे जो है as per जो उनकी revenue generation है that should be corrected, right? उसमें सर दो तीन चीजें I think we want to probably table is one is, so what does it in the overall umbrella means कि जब ये पूरी digitalization की बात कर रहे हैं आप, and we understand that there are other channels, gray channels जहाँ से ये आ रहे हैं, so is it going to be parked with the OMCs कि अगर let's suppose एक पंप A पे कोई प्रोडक्ट पहुंचता है कहीं से, who will be liable for it? वो जो अभी मैंने आपको सबसे शुरू में दिखाया था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी इसके ऊपर पूरा एक लॉ पास किया, दैट इज द थिंग व्हाट यू आर जस्ट सेइंग, कि अभी तक आपके पास ये रूल नहीं मौजूद था कि मैं किसी को लायबल करके उसके ऊपर कोई सजा लगा सकूं। सो दिस अमेंडमेंट हैज एक्चुअली गिवन लीगल राइट फॉर द गवर्नमेंट टू गो अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ पीपल्स, यानी कि जब वो एक दफा जाए तो फिर आप उनके ऊपर पूरे केस पेपर कर सके और उनको सजा भी दे सकते। What I understand is कि ये directly I think OMCs के ऊपर ही applicable होगा, गवर्नमेंट तो will crack down on the OMCs, but what about the individuals जो ये कर रहे हैं, and OMCs के पास क्या powers हैं to crack down? Once I think everybody is registered in this framework,
right? Then each one participant will be liable for what they are doing because वो जब tracking mechanism होगा पता चलेगा इस पंप के पास आया उसके पास था कितना उसने कितना ऐड ऑन किया तो वो सारा डेटा आई थिंक उस वक्त नजर आएगा अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं नहीं आ रहा होता है एज एन ओएमसी आप ये फिगर आउट कर लेते हैं कि कौन कर रहा है बट फिर आपके पास क्या पावर है ओएमसी कि आप यू कैन सेट अ क्रैक डाउन ऑन द इंडिविजुअल्स क्योंकि जब तक वहां से आपकी चीजें ठीक नहीं होंगी ना बाय एंड लार्ज देयर आर नंबर ऑफ ओएमसीज हु वांट टू डू बिजनेस देखिए जिस तरह हमने OIC के प्लेटफॉर्म से ना बहुत सारे रूल्स इम्प्लीमेंट करवाए हैं स्पेशली FMCG के अंदर जो फॉर्जरी वगैरह होती है या आप उसके यूज करते हैं ट्रेडमार्क को या इस चीजों को तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है आपका दैट विल ग्रो 100% क्योंकि ये फर्स्ट यू हैव वन द विजिबिलिटी देन सेकंड पार्ट स्टार्ट्स के उससे जो अब चीजें निकलना शुरू हो रही हैं उनको हाउ डू वी मैनेज हो सकता है कि इसके ऊपर कोई और नया रेगुलेशन आ जाए कि आप इवन अपने इंस्पेक्टर के जरिए उनको छापे मारकर वो दे सकते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू जा सकते हैं बट आई थिंक दिस विल कम जस्ट आफ्टर के एक दफा ये विजिबिलिटी आती है और वो जाहिर सी बात है कल OMC कहती है ये मैं नहीं कर रहा था तो ये वाले कोई और थे आई एग्री और ऐसा होता भी और हो भी सकता है सो देन देयर शुड बी प्लेसेस कि उनको मैनेज किया जाए और वो रूल्स डेफिनेटली आने चाहिए अगर नहीं है thirdly how will this because this is going to be a huge cost ये पार्क कहाँ होगी who will be bearing that देखिए कॉस्ट तो आई थिंक उन्होंने ओगरा ने अपने पहले लेटर में सबको भेज दी थी कि क्योंकि उसके अंदर से उन्होंने तकरीबन 20% ऑफ द कॉस्ट हैज बीन बियर्ड बाय ओगरा 10% थी शायद सॉरी मुझे थोड़ा ऊपर नीचे जाए तो रिफाइनरीज को कुछ उन्होंने कॉस्ट दी थी और कुछ OMCs को दी थी और उनके हिसाब से OMCs को काफी कम थे लेकिन उन्होंने टोटल कॉस्ट को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया था ताकि वो सबके साथ जा सके कॉस्ट ऑफ दिस सिस्टम जी क्या है इसकी कॉस्ट सिस्टम निकली है कोई कॉस्ट जी उन्होंने भेजा था सब मेरे पास वो फिगर्स नहीं है बट उन्होंने इसी तरह कहता कि 10% शायद ओगरा ने खुद लिया है और जो था 70% जो था वो रिफाइनरीज ने लिया है और 20% कुछ इसी तरह ने जो एक कॉस्ट ली है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है ना सो इस पूरे प्रोजेक्ट की लिए बट इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आगे आप 6, 7, 8, 9 की बात करें जिसमें सेकेंडरी सेल्स के लिए आपको नोजल के ऊपर बहुत सारी चीजें डेट वो सबसे बड़ी ह्यूज कॉस्ट है तो उस कॉस्ट के अंदर तो आपको जब तक आप किसी भी OMC का मार्जिन इंक्रीज या फिर उसकी एलोकेटेड कॉस्ट नहीं देंगे वो पार्ट तो फिर आपका होल्ड हो जाएगा क्योंकि आप अगर एक एज OMC में अपनी बात करूँ तो हमारे पास 650 प्लस आउटलेट्स हैं उसको पूरा डिजिटलाइज करने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ कॉस्ट तो वो कॉस्ट कहीं पे भी अभी तक कवर नहीं हो रही और इसकी कहीं पे भी बात नहीं है इसमें तो जो लेटर मैंने इनका पूरा पढ़ा था उस लेटर के अंदर दे हैव गिवन दिस ये उन्हीं का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और इसी की टोटल कॉस्ट उन्होंने दी थी सो ये पॉइंट एक वकार लिख सकते हैं कि हम वी कैन हैव द यू नो मोर not receive something like that right कि कॉस्ट और ठीक है मेरे पास नंबर नहीं है कि वो क्या कॉस्ट है लेकिन वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है ठीक है doesn't include anything on the nozzles and everything नहीं वो तो फिर OMC के ऊपर आएगी ना जब वो OMC के ऊपर एक लेटर लिखेंगे कि अब हम जो है वो सेकंड फेज पे जा रहे हैं और आप OMC जो है वो अपनी नोजल को जो है डिजिटलाइज करें जो डिजिटलाइजेशन की कॉस्ट है वो बहुत बड़ी कॉस्ट है एक नोजल के ऊपर आप एक उस पे जाएंगे पर बहुत हाई कॉस्ट योर पॉइंट इज valid that will hit your margins yes definitely मतलब पाकिस्तान में जितने भी हैं बीट एनी आपसे कह रहे हो PSO के भी होंगे या जिनके भी हैं ट्रांजैक्शन पे आप ₹1 पर ट्रांजैक्शन दे रहे होते हैं आई थिंक उसी तरह का कोई ये लोग लेके आएंगे वैलिड पॉइंट काफी हार्डवेयर जाता है सिस्टम्स के अंदर बिकॉज आपके ड्रिप डिस्पेंसर्स पे नहीं आपके टैंक्स के अंदर भी लगे हुए हैं that system is talking to the head office the ultimate beneficiary each one of us at the petrol pump more or less I mean if it's that's where it's going to hit yeah but your point is valid क्योंकि ये देखिए इसीलिए they have put it into the next year as a project part क्योंकि ये उनको भी शायद अभी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हो could be but we can ask that thing and then come back to the forum के भाई इसका एम्बिशियस भी है क्योंकि 2026 की हम बात करें कॉस्ट इज वन एलिमेंट और फिर जब आप कॉस्ट एलोकेट करेंगे तो आप 650 पंप्स को जब आप डिजिटाइज है तो वो दैट विल टेक अराउंड 1.5 year और 2 years आल्सो क्योंकि वो पूरे तो
ये वाला जो पार्ट है ये 2026 में थोड़ा एम्बिशियस लग कोई एम्बिशन वो इन्होंने सबसे पहले यही जुमला कहा था। और एक और चीज भी है, देखें सारे पेट्रोल पंप हो भी नहीं सकेंगे शायद, क्योंकि जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि पाकिस्तान में हर जगह पे इंटरनेट शायद उस तरह मौजूद भी ना हो। अब मैं अगर बलूचिस्तान चला जाऊं या किसी और फार रिमोट साइट, वहां पे शायद फोन के सिग्नल नहीं आते, तो दैट वुड बी। तो उसको तो ये इस तरह कर सकते हैं ना कि मिसाल के तौर पर अगर आपका 90% ऑफ पाकिस्तान कवर है, देन फाइन, ठीक है यार, 10% की मसला है ना, तो वो एक सर्टेन एरिया में, लेकिन इट मस्ट बी, मतलब व्हाटएवर, हाँ, वो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पूरा 100% लाइफ साइकिल उसमें नहीं लाएंगे, यू वोंट हैव द राइट रिजल्ट। जैसे हम बाकी जो हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये 4-5 शहर ले लें तो इट कवर्स अराउंड 80% ऑफ बिजनेस। यहाँ फ्यूल में शायद ऐसा नहीं, शायद थोड़ा डिफरेंट होगा। बट वैसे ऑनेस्टली बताऊं, बैंडविड्थ का तो इशू हमारे कंट्री में है यार। ये तो आप याद रखें, कहीं भी है यार। Very honestly, I think जो हमारा एक्सपीरियंस है across the 90 countries का, एक्सीलेंस की बहुत बड़ी कॉस्ट है। हाँ सही कह रहे हो। We are looking for excellence over here, but हमारे और जो बहुत एवेन्यूज है वो बहुत ही ओपन है और ग्रे है, बिल्कुल डिस्टर्ब करते हैं। हाँ सही है। हम इस चीज की पूरी इंडस्ट्री की कॉस्ट को ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, which will have obviously the impact on the end consumers. अल्टीमेट वही जाएगा। PTCL is here. मैं आपकी बात को वैलिडेट करता हूँ। हमने टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पूरी कॉस्ट के ऊपर बड़ी वर्किंग की हुई है। सो 90% अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज हमने PSO के साथ हमने इंश्योर की। सो मे बी आपकी भी 50 साइट्स पे हम मोर देन 90% जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कनेक्टिविटी, और जो डेटा आपका कनेक्टिविटी भी ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे। Obviously this is also big cost that we have. definitely we can understand if we have been working for this. Yes, definitely I do understand. So this is the crux what I have understood with them. एक visibility across the supply chain आएगी। Second is the faster decision making और incident responses, क्योंकि खास तौर पे अगर कहीं किसी वजह से कोई टैंकर ज्यादा देर रुक गया है या कुछ ऐसा है, so they would have better visibility and response for that, क्योंकि उनके पास, गवर्नमेंट के पास 1122 और इस तरह की बहुत सारे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जिनकी बेस के ऊपर आप इस किस्म के इंसिडेंट्स के अंदर एक फास्ट रिएक्शन ले सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। और क्योंकि ये पेट्रोल वाली पार्ट खुद बहुत हाईली फ्लेमेबल है और बहुत डेंजरस है, तो इसलिए इनको एक नॉर्मल उसके अंदाज में मेजर नहीं किया जा सकता। रिड्यूस लॉसेस एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये उनके 3 जो टारगेट्स मैं समझ पाया था इस टोटल डिस्कशन में। दैट वाज द थिंग। इस पूरे से जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जो ये आपने यहाँ राइटली लिखी, इसका क्वांटम है क्या, कितना लॉस है क्या आज FBR के डेटा के हिसाब से? व्हाट इज द लॉस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? बहुत बड़ा बिलियन लीटर्स हो आपका जनरली ग्रे चैनल। बिलियन लीटर्स पर मंथ, बिलियन लीटर्स की बात per annum. Yeah. That's huge, yeah. बहुत बड़ा। And that is approximate. Could be more. I mean वो documented नहीं है, तो you cannot say exactly. It's not small. It's big. बहुत बड़ा। And there are other issues as well. Majority of that volume flows in the areas where connectivity is a challenge. Yeah. So वो वाला challenge ना रहेगा। They take that advantage, yeah, obviously. Yeah, जी बहुत, I think it was a good discussion. At least we had various लोगों ने बैठ के अपने ideas share किए हैं, and I think this is the start. We should keep the discussion going on. जैसे ये project आगे चलते हैं, maybe after 3 months or 6 months we can have another session also, और आप लोगों में से कोई और अगर आके present करे, and then we can also have a follow-up discussion on that. So I think we should continue this. जो इसके जो takeaways हैं, Waqar has noted it, and we will share it with all the participants. Sure. Thank you. Thank you everyone for joining us. Thank you, ji. Allah Hafiz. Right.